Hello my lovely students out there, I hope you all are good at your home or your workplaces and I know that very well आप लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अब तक जिस हिसाब से आप क्वेरीज पूछ रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अब तक हमने बात किया इंडियन नॉन फंड बेस, डेट फंडिंग इंडियन नॉन फंड बेस के अंदर हमने एलओसी मींस सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ कोर्स एलओसी कंप्लीट कर लिया है, उसका पार्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ बैंक गारंटी। ऑफ कोर्स इस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ समझाऊंगा ताकि आप लोगों को याद रखिएगा फ्यूचर में जब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं आए। इसके साथ साथ जब अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करें या अपनी कंपनी को एडवाइस करें तब भी आपके अंदर क्लैरिटी रहे। ऑलराइट, अच्छा ध्यान रखिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल से साथ ही समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप लोग कभी कभी क्या करते हो, आधा वीडियो देखते हो फिर क्वेश्चन क्वेरी करते हो, पूरा नहीं देखते हो। पूरा देखना तभी एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कंप्लीटली ना यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ रखा है। बैंक गारंटी आई श्योर यू आपको एकदम क्लियर होगा। एंड लास्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगा इनके डिफरेंसेस लेटर ऑफ क्रेडिट में और बैंक गारंटी में। अक्सर यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, स्टूडेंट लोग इसमें गलती करता है, दोनों को एक जैसा ही ट्रीट कर लेता है या ट्रीट नहीं करता है तो बुक से रट लेता है बट बाद में भूल जाता है। हम एकदम अच्छे से समझेंगे इसको। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम बैंक गारंटी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में वापस से मैं आपको क्लियर देता हूँ। पिक्चर आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मैंने पिक्चर आपके सामने शो किया हुआ है बेटा बैंक गारंटी के ऊपर, ठीक है। पहले यहाँ फोकस करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है ध्यान समझिएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, मान लीजिएगा ये एक एप्लीकेंट है और ये एक चाहे एक यहाँ पर एप्लीकेंट एक बायर हो सकता है या एक ट्रेडर हो सकता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि उसे कुछ खरीदना है, ठीक है, खरीदना है, बायर है या फिर हो सकता है वो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर हो। क्वेश्चन आता है कि सर कॉन्ट्रैक्टर, मैं बताऊंगा आगे कि बैंक गारंटी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल है, ठीक है, क्यों बहुत ज्यादा यूज एक्चुअली बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्टर केसेस में होती है। अच्छा ध्यान सुनना, पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सुनना, उसके बाद फिर डिफरेंसेस में जाएंगे ताकि क्लैरिटी मिल जाए। और आई होप कि आप इसे सुनते सुनते ही समझ जाएंगे डिफरेंसेस को। सो बैंक गारंटी में बेसिकली क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो यहाँ पर मुझसे बोल रहे हैं एप्लीकेंट या हम बोल रहे हैं उसे बोरोवर। ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेंट या हम बोल रहे हैं उसे बोरोवर, ठीक है। वो क्या चाहता है, एक मशीन परचेस करना चाहता है। सिमिलर हमने एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि हमने पहले लिया था, याद रखिएगा हमारे इस वाले प्रोसेस के अंदर भी हमने सिमिलर एग्जांपल लिया था एलओसी के अंदर कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल सिमिलर ले रहा हूँ कि मान लीजिएगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि हमारा एप्लीकेंट है, वो क्या चाहता है, एक परचेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है, मशीन परचेस करना चाहता है। किससे करना चाहता है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि सेलर है, यहाँ पे हम सेलर या उसे हम टेंडरिंग एजेंसी बोल रहे हैं। जब बात आ रही होगी कॉन्ट्रैक्टर की तो जनरली वहां पर रिलेशनशिप बन रहा होगा ट्रेडिंग एजेंसी में। याद रखिएगा, ऐसे देख लीजिएगा, टेंडरिंग एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट के बीच हो रहा होगा, या बायर सेलर का रिलेशनशिप हो सकता है। पहले एक छोटी सी बात समझी हमने, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान सुनना। क्या हो रहा है कि इस केस में जो ये सेलर है, जी हाँ ये सेलर है, इसको ना अगेन वो एक प्रॉब्लम आ गया जो कि हमने देखा था एलओसी में था, लेटर ऑफ क्रेडिट में। ट्रस्ट का इशू है यहाँ पर, वापस सुनना, ट्रस्ट, विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी किस बात की है कि पेमेंट भैया मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं मशीन तो बेच के दे रहा हूं इसको, ये मुझे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, इसको ये टेंशन हो रहा है। अच्छा अब दूसरी बात सुनना, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट है। जो ये हमारा बोरोवर है ना, बोरोवर, इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसकी बोरोवर की प्रॉब्लम क्या है, बोरोवर की प्रॉब्लम है क्रेडिट का इशू। बोरोवर की प्रॉब्लम क्रेडिट इशू। सपोज बोरोवर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हम उसको एप्लीकेंट नेम ले रहे हैं, बोरोवर भी बोल रहे हैं उसके साथ में। मैं बताऊंगा उसका टेक्निकल जो नेम है, यहाँ पर बैंक की टर्मिनोलॉजी में वर्ड यूज कर रहा हूँ बोरोवर। ऑलराइट, सो जो एप्लीकेंट है, जो हमारे यहाँ पे बायर है, बायर के साथ क्या हो रहा है, बायर के पास पेमेंट्स आनी है, पेमेंट्स रिसीव करनी है। वो भी एक बिजनेस करता है, उसको भी उसने भी कहीं आगे सेल किया हुआ है, वहां से उसको पेमेंट रिसीव होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पेमेंट साइकिल में ड्यूरेशन हो सकती है 30 डेज की, 60 डेज की, 90 डेज की, 120 डेज की, एक ड्यूरेशन हो सकती है। उसको इतने टाइम पीरियड में पेमेंट्स आने वाले होंगे, ठीक है। तो अभी उसके पास इमीडिएट पैसा तो अवेलेबल नहीं है। ध्यान सुनना, इमीडिएट पैसा नहीं है, बट उसको लगता है कि जैसे उसकी पेमेंट आएगी वो पेमेंट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान सुनना बेटा, यहाँ क्या करेगा, पूरी बात ध्यान सुनना। एप्लीकेंट अप्रोच करेगा किसको, एबीसी बैंक को। हम यहाँ एग्जांपल एबीसी बैंक का लिए हैं, आप कोई से बैंक समझ सकते हैं। एबीसी बैंक को अप्रोच करेगा और उसको बोलेगा कि यार ये जो मशीन मैं खरीद रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, इस मशीन की कॉस्ट कितनी है, इस मशीन की कॉस्ट है 10 करोड़। तो 10 करोड़ की जो मशीन खरीद रहा हूँ एक सेलर से, सेलर कह रहा है कि भाई बैंक गारंटी लेकर आओ, देखो कल को तुम अगर पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, ध्यान सुनना, अगर यहां पर बायर पेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है तो बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगी और बैंक उसको पेमेंट करेगा, किसको, सेलर को। क्लियर एकदम, पहली बात पकड़ में आया। तो
यहां ऐसा नहीं होता है, ध्यान सुनना, यहां पर पहले तो ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में ही हो रहा है, मतलब बायर सेलर के बीच में हो रहा है। सपोज अगर बायर फेल हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग द पेमेंट्स टुवर्ड्स वूम सेलर, तब बैंक गारंटी इन्वोक होती है। ठीक है, आपने एलओसी में देखा होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता था कि इशूइंग बैंक जो है, जो एलसी इशू करता है, वो एलसी वाला इशूइंग बैंक पेमेंट करता है। ठीक है, और फिर वो किससे ले लेता है अपना पेमेंट? वहां पे ले लेता है किससे? अपना एप्लीकेंट से। इस केस में क्या बोल रहा है, जब डिफॉल्ट होगा तब बैंक गारंटी इन्वोक होती है, उससे पहले बैंक गारंटी इन्वोक नहीं होती है। तो यहां पर अब सेलर को ट्रस्ट आ गया उसके ऊपर कि हाँ, बैंक ने एक रेपुटेड बैंक ने गारंटी लिया है, तो यार मुझे चिंता नहीं है, कम से कम मेरा पैसा सेफ है। क्लियर एकदम, मतलब मेरी पेमेंट तो आके ही रहेगी। तो जनरली मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखा, आपको समझाया कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, एप्लीकेंट जो है वो अप्रोच कर रहा है बैंक को बैंक गारंटी के लिए, क्योंकि उसे एक मशीन खरीदनी है जिसकी हमने कॉस्ट यहाँ रखी हुई है 10 करोड़ रुपीस। वो किसके फेवर में बैंक गारंटी ले रहा है? इन फेवर ऑफ whom बेनिफिशियरी, जिसे हम यहाँ पे क्रेडिटर नेम दे रहे हैं, टेक्निकल नेम उसका क्रेडिटर है। ऑलराइट, ठीक है सर। अब जर्नली अगर देखा जाए तो ये किस चीज को रिजॉल्व कर रहा है? वो ट्रस्ट इशू को, क्रेडिट इशू को रिजॉल्व कर रही है बैंक गारंटी। जैसे ट्रस्ट का मतलब मैंने बोला, सेलर को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसने बैंक गारंटी मांगा है, और वहीं हमने ध्यान से देखा कि कहीं ना कहीं किसी केस के अंदर क्या हो रहा है, जो क्रेडिट जो है, जो कि हमारा जो बायर है उसके पास भी पैसे की जो साइकिलिंग है, पेमेंट रिसीव की साइकिल है, वो भी एक ड्यूरेशन में आती रहती है। तो उसको लगता है कि अभी इमीडिएट पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? ध्यान सुनना, वो बैंक से गारंटी ले रहा है, लेकिन वो क्रेडिटर से मिलेगा पहले। जो बायर यहां पर है वो सेलर से कॉन्टैक्ट करेगा। याद देखिएगा, ये जो बायर है, ये बायर जो हमारा है, स्क्रीन में देखिएगा, बायर जो है ये कांटेक्ट किससे कर रहा है? सेलर से। सेलर से वो ये कहेगा कि सेलर सुन मेरी बात भाई, मेरा 30 डेज का ड्यूरेशन चलता है साइकिल का, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारा पेमेंट 30 डेज में कर सकता हूं। सेलर बोलेगा ठीक है भाई, तू 30 डेज में कर देना, बट वो एक बैंक गारंटी लिया यार। सपोज अगर तू मेरा पेमेंट, समझे तुम, अब अगर मेरा पेमेंट 30 डेज में तुम नहीं करते हो तो बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगा और बैंक लायबल हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बात समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए कोड किया ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि यूजुअली मैंने एग्जांपल दिया है कि कहां पर बैंक गारंटी अक्सर यूज होती है, जहां पर इसका एरिया है। जैसे अगर आप सप्लाई ऑफ मटेरियल की बात करें तब अक्सर होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑफ मशीन को था, रॉ मटेरियल को लेके हो सकता है। ठीक है, या फिर सिविल वर्क करवाना होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज देती हैं वर्क। ठीक है, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्टर का रोल देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का, और टेंडरिंग एजेंसी जो टेंडर से निकलता है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करवाते हैं ना, आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब पोल्स लगते हैं, वायर्स लगती हैं, तो उसके काम के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर हायर किए जाते हैं। एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन, इनका हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ये जो इंफ्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो अक्सर बैंक गारंटी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ऑलराइट, तो यहां बेटा हमने ध्यान से छोटा सा समझा कि मतलब बैंक गारंटी बेसिकली काम कैसे करी है, उसकी मैकेनिज्म पे मैंने फोकस किया अभी। अब देखिएगा, अगर इसको हम एक डेफिनेशन में देने की कोशिश करें, मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, इस टॉपिक को ना आप यहां से ही नोट करते चलें, बुक में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहीं से अच्छे से समझें इसको और यहीं से ही एग्जाम में कोड करके आए एकदम प्रैक्टिकली, और उनमें इसकी मैकेनिज्म को क्लियर कर चलूंगा। देखते हैं बैंक गारंटी कहता है क्या। देखिए, एक सिंपल वर्ड में कहता है अ प्रॉमिस, ध्यान से देखिएगा वर्ड को, प्रॉमिस कहता है अ प्रॉमिस फ्रॉम अ बैंक, मेरे साथ बोल लीजिएगा, प्रॉमिस फ्रॉम अ बैंक दैट the liabilities of a borrower, the liabilities of borrower will be met. कब होगी? In the event that the borrower fails to fulfill his obligation. अब borrower का obligation क्या था? To make the payment. ठीक है, पेमेंट करना, या आगे बताऊंगा अपना पार्ट को परफॉर्म करना, और वो परफॉर्मेंस नहीं होती है तब क्या होगा? तब वो बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगा। तो क्या है बेटा यहां पर, ध्यान सुनना, क्या बोल रहा है? A promise, साथ में बोल लीजिएगा, क्या कह रहे हैं? एक प्रॉमिस है। क्या कह रहा है? बैंक गारंटी इज अ प्रॉमिस फ्रॉम अ बैंक दैट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ बोरोवर, लायबिलिटीज ऑफ बोरोवर बोल लीजिएगा, अ प्रॉमिस फ्रॉम अ बैंक दैट द लायबिलिटीज ऑफ बोरोवर विल बी मेट। किस इवेंट में? इन द इवेंट दैट द बोरोवर फेल्स टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। मेरे साथ बोल लीजिएगा और वापस से एग्जाम में आएगा, लिख के आएंगे आप, याद रखिएगा। बैंक गारंटी बेसिकली क्या है? एक प्रॉमिस है। कहां से प्रॉमिस मिल रहा है? वो बैंक से। अ प्रॉमिस फ्रॉम द बैंक दैट द बोरोवर, क्या किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? द लायबिलिटीज ऑफ द बोरोवर, किसकी लायबिलिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं भैया? इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट हो रहा है? सेलर का, मेरा पैसा आना चाहिए भैया। सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, परफॉर्म करो यार, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो करा कर। क्लियर? सो यहां क्या बोल रहे हैं? अ प्रॉमिस फ्रॉम द बैंक दैट द लायबिलिटीज, बोल लीजिएगा, बाद में थोड़ा बात करेंगे बार बार। ऑलराइट, सो लायबिलिटीज ऑफ द बोरोवर व्हाट विल बी मेट इन द इवेंट ऑफ that the borrower fails to fulfill his obligation.
अब ध्यान सुन लेना, बैंक गारंटी विल नॉट बी इन्वोक्ड इन इफ द एप्लीकेंट मेक द पेमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, मैंने जैसे बताया आपको, इस केस में आपने देखा ध्यान से कि इसने मान लीजिएगा जो बैंक गारंटी यहां पे लिया, ये जो हमारा एप्लीकेंट था, एप्लीकेंट ने बैंक गारंटी लिया, अगर इसने इसका पेमेंट मान लीजिएगा जो भी इन दोनों के बीच टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी, किसके बीच, एप्लीकेंट मतलब बायर एंड सेलर, ठीक है, इन दोनों के बीच कंडीशन डिसाइड हुई थी, उसके अकॉर्डिंग उसने पेमेंट कर दिया, तो बैंक गारंटी इन्वोक नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पे क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, बैंक गारंटी विल नॉट बी इन्वोक्ड इफ एप्लीकेंट मेक द payment as per the contract or fulfill his obligation as per the contract and reduces the transaction risk and trust issues। अब ये दोनों प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देखो ट्रस्ट इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसको बेनिफिशियरी को भरोसा क्या गया, बैंक गारंटी है साहब, यहां पर बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी लेके बैठा हुआ है, और क्रेडिट का जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो जाएगा उसका, किसका बेटा, आपके बॉरोवर का। क्लियर एकदम? देखो आओ, देखो एक बात पता है इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना, एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। देखो आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, अब आपको लगा कि यार मैं इसको जानता हूं नहीं जानता हूं, चलो सब छोड़ो, पैसा मेरा आएगा नहीं आएगा। अब आपने देखा कि एक रेपुटेड बैंक है, वो इस बात की गारंटी लेके बैठा हुआ है कि डोंट वरी, अगर सपोज आपकी पेमेंट नहीं आती है, मतलब ये नहीं करता, तो हम करेंगे, ठीक है। तो आपके बीच मान लीजिए उस पर्सन ने जो कि आपसे खरीद रहा था, बायर ने बोला कि मैं तुम्हारी पेमेंट 30 डेज में कर दूंगा, और 30 डेज में नहीं करता हूं तो बैंक गारंटी आ जाएगी। तो आप सेटिस्फाइड होकर बैठे हो आराम से कि हाँ ठीक है यार, मेरा पेमेंट तो आके ही रहेगा। क्लियर? चलिए, तो क्या देखो, 3 इसके मैंने खास बातें बोली। बैंक गारंटी क्या बेटा, अ प्रॉमिस फ्रॉम द बैंक दैट द लायबिलिटीज ऑफ द बोरोवर विल बी मेट इन द इवेंट ऑफ द, you know what, कब, in the event of the borrower fails to fulfill his obligation। बैंक गारंटी कब इन्वोक होगा, अगर वो पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, अदरवाइज बैंक गारंटी इन्वोक नहीं होगा। एंड व्हाट इट रिड्यूस करेगा क्या बेटा, ट्रांजैक्शन रिस्क एंड ट्रस्ट इश्यूज। आई होप याद हो गया होगा। अब इसके कुछ फीचर्स फटाफट से हम अपने बुद्धि में बैठा लेते हैं। कहता है यहाँ, कहता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बैंक गारंटी। आप इसमें देखेंगे अमाउंट जो होगा फिक्स होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में कोड किया था 10 करोड़, तो रुपीज जो 10 करोड़ है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बैंक गारंटी कितनी है वो अमाउंट स्पेसिफिक हो, ठीक है। सेकंड, पर्पस ऑफ बैंक गारंटी, किस लिए दे रहे हैं, अब मैं बताऊंगा आपको। गारंटी किस की हो सकती है, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ गारंटी के थ्रू समझेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है कोई, या कोई पर्टिकुलर सिर्फ सेल और परचेज से रिलेटेड कर रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, ठीक है, वो हम समझेंगे। तो पर्पस आपको क्लियर करना होगा। वैलिडिटी पीरियड ऑफ बैंक गारंटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 डेज हो गया, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। इवन ये बैंक गारंटी यू नो बिलीव 5 to 10 ईयर्स तक की होती है, 10 साल तक की भी होती है। जी हाँ, जब मैं बताऊंगा, जैसे इंफ्रा के प्रोजेक्ट चलते हैं, आपने देखा होगा इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, या सपोज रोड कंस्ट्रक्शन चलेंगी, ठीक है, या ऐसे प्रोजेक्ट जैसे हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, तो ये ऐसे इंफ्रा के प्रोजेक्ट जो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, वहां पर भी बैंक गारंटी होती है। क्लियर एकदम? वो लॉन्गर पीरियड के लिए हो जाएगी, तो आपको वैलिडिटी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कितना पीरियड है। बैंक गारंटी गिवन अगेंस्ट द कोलेटरल, जैसे सेम हमने देखा था बेटा, आपको याद होगा, हमने एलसी में भी पढ़ा था कि एलसी और बैंक गारंटी दोनों के लिए कोलेटरल रखनी पड़ती है। अब अगर मान लीजिएगा जो आपका बोरोवर है, मतलब एप्लीकेंट है, अगर उस पर्टिकुलर बैंक में उसका मान लीजिएगा अकाउंट है, तो वही बैंक डिपॉजिट उसके यूज रहेंगे एज ए कोलेटरल। अगर सपोज उस बैंक में नहीं है, तो वो अपनी एफडी यूज कर सकता है, एफडी को गिरवी रख के कर सकता है, ठीक है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको रख सकता है, मतलब विदाउट कोलेटरल बैंक गारंटी नहीं मिलेगा, ठीक है। बैंक भी तो भैया सिक्योर होकर चलेगा ना। बैंक चार्जेस फीस टू इशू बैंक गारंटी, ऑफ कोर्स सेम केसेस है, आपको याद होगा मैंने वहां पे बताया था एलसी के अंदर, ये ऐसे इनकम आती है, इनकम बैंक इनकम हेड के अंदर एज कमीशन जाता है, आपको याद होगा, ठीक है, सेम एलसी के केस में भी। एंड इवेंट्स अंडर विच द बैंक गारंटी कैन बी इन्वोक्ड, और ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा किस कंडीशंस में, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो बैंक गारंटी दे रहा है, जहां पर बैंक गारंटी इन्वोक्ड हो जाएगी। क्लियर एकदम? अच्छा, ये चीजें एकदम क्लियर करने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब नीचो नहीं होना चाहिए। मान लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही ऐसा है, अनलॉफुल है, ठीक है, तो वहां लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, बात पकड़ में आ रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे मैंने जैसे आपके सामने फटाफट डिस्कस किया कि अमाउंट स्पेसिफाई कीजिएगा, पर्पस स्पेसिफाई कीजिएगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, वैलिडिटी पीरियड कितना रहेगा, बैंक गारंटी अगेंस्ट कोलेटरल मिलेगा, कौन कौन से इवेंट्स होंगे जहां बैंक गारंटी इन्वोक हो जाता है, ठीक है। अब बेटा यहां ध्यान से चलना मेरे साथ में एकदम, क्योंकि ये जो आप देखने वाले हैं, जो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट आप ड्रॉ कर लेना, मैं आपको मौका दूंगा भी स्क्रीनशॉट लेने का, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने कॉपीज में नोट कीजिएगा, इसके थ्रू समझेंगे, बैंक गारंटी कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो आइए समझते हैं पहले,
ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी की बात करें, देखिए मैं यहाँ पर बताऊं, आपके बुक में तो उन्होंने मिक्सअप किया हुआ है कि ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्ट सब मिला मिलू के बात कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर आपकी डिटेल के लिए अच्छे से उसको एलाबोरेट करने के लिए डिफाइन करूंगा, ठीक है। जो पे अटेंशन, देखिए बेसिकली देखा जाए एक होती है ट्रेडिंग बेस और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस। ध्यान सुनना मेरी बात को, बैंक गारंटी दो तरह का है, नॉट टू वरी अबाउट इट। आपके माइंड में क्वेश्चन आ होगा सर हमारा मॉड्यूल में तो ऐसा लिखा हुआ है, तो घबराने का जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है, ICAI का मॉड्यूल में क्या लिखा है और उसी के बेसिस पे रेडी किए हैं, ठीक है। बट यहाँ डिवाइड करके समझा रहे हैं और गारंटीड है, या आपको फिर बुक पढ़ लेना, आपका एकदम क्लियर क्रिस्टल होगा। ऑलराइट, चलिए तो दो तरीका बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, ठीक है। जनरली मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल गारंटी हो सकती है, फॉरेन बैंक गारंटी हो सकती है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी हो सकती है, ठीक है। वो इसी के पार्ट में चल जाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेस में चली जाएंगी, बट यहाँ पे हमको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब ट्रेडिंग क्या मतलब, ध्यान से देखें, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है ये वाला, जो हम यहाँ पे कोड करके बैठे थे आपके सामने, ये बेसिकली किस चीज़ की गारंटी थी, यहाँ हम फाइनेंशियल ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। मतलब कोई परचेज कर रहा है वो मशीन सेलर से, तो यहाँ पे क्या होती है, फाइनेंशियल गारंटी, जहाँ पे वो बैंक से जाके गारंटी लेकर आया, ठीक है। यही अगर ऐसा होता किसी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, अगर आप बैंक गारंटी ले लेते हैं मतलब किसी फॉरेन बैंक से, तो वो बन जाती फॉरेन बैंक गारंटी। क्लियर है। जब उसे बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, देखिए यहाँ पे वर्ड कर रहे थे हम यूज डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जो लॉन्गर पीरियड के लिए लिया जाएगा, जिसके इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिएगा ये 10 करोड़ का जो मशीन यहाँ पे परचेज किया गया है, ध्यान से देखिएगा, जो 10 करोड़ का मशीन परचेज किया गया है, एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे थे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10 करोड़ का मशीन जो परचेज किया जा रहा था, इस 10 करोड़ की मशीन के लिए वो पेमेंट जो है वो इन इंस्टॉलमेंट्स करेगा। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे समझना, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसका पेमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक करूंगा, तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। अब वो हर एक इंस्टॉलमेंट की एक ड्यू डेट होगी। सपोज अब देखो, बैंक ने तो गारंटी दे दिया, अब वो ड्यू डेट पर अगर यहाँ पर बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो फिर वो बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगी। तो सब बोले डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट्स में होगी। अच्छा सर, अब देखो बेटा ध्यान से, अब यहां हम बात कर रहे हैं जो कि इसी के पार्ट्स को बहुत से समझना। सेकंड आती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 3 तरह की बातें होंगी, याद रखना। बिड बॉन्ड, सेकंड हम बात करेंगे एडवांस पेमेंट, एंड थर्ड बात बोलेंगे परफॉर्मेंस। मेरे साथ बोल लीजिएगा एक बार, बिड बॉन्ड, मेरे साथ बोलिएगा बिड बॉन्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड एडवांस। अब ध्यान समझना, एक एक को यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर फोकस करते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ के कि बिड बॉन्ड बेसिकली क्या कह रहा है। देखो, इन केस द सक्सेसफुल बिडर बैक्स आउट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द बिड बॉन्ड विल बी इन्वोक्ड। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, पहले एग्जाम्पल भी ध्यान देना, यहां पर एक बार इस पे ध्यान देना, फिर आपको एकदम इजी हो जाएगा। ध्यान सुनना, ठीक है, आइएगा। देखिए, एक गवर्नमेंट एजेंसी ने टेंडर निकाला है और टेंडर के अंदर प्रोजेक्ट का नेम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार आपको जूम कर देता हूं। प्रोजेक्ट नेम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जिसके प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्यों कह रहा हूं अभी, क्योंकि अभी बिल्डिंग होगी, फिर एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगा। तो अभी एस्टिमेटेड उस प्रोजेक्ट का जो बिड है वो लगाया जाएगा, 50 करोड़ का रखा है गवर्नमेंट टेंडर। गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जिसका हमने प्राइस रखा हुआ है गवर्नमेंट ने 50 करोड़, ठीक है। अच्छा, बिड बॉन्ड जो है वो 1% ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट का, मतलब 50 लाख रुपीस हो जाएगा। अब बिड बॉन्ड क्यों यूज करवा रहा हूं बताता हूं भी, है ना, पहले समझ लीजिएगा एक बार। अब क्या होगा, इस बिड बॉन्ड के लिए अलग अलग कंपनीज हैं, मैंने आपके सामने कोड की हुई है, ध्यान से देखिएगा। कंपनी एक है हमारे सामने AB लिमिटेड, एक कंपनी है BC प्राइवेट लिमिटेड, एक है DC लिमिटेड, ठीक है। अब ये अलग अलग कुछ कंपनीज हैं, याद रखिएगा, टेंडर जो निकल रहा है उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगे। मैंने यहाँ एग्जांपल कंपनी का कोड कर दिया है। टेंडर में हो सकता है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म भी अलाउड की गई हो तो वो भी हो सकती है, इसलिए इस पे क्वेश्चन मत पूछना कि आपने कंपनी क्यों लिखी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन वो डिसाइड करेगा एलिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट बताएगी फॉर अप्लाइंग फॉर टेंडर, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में कोड कंपनीज कर लिए हैं। अब ये अलग अलग कंपनीज क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। ये अलग अलग कंपनीज जाकर, ध्यान सुनिएगा, ये अलग अलग कंपनीज जाकर उस बिड बॉन्ड को फिल करेंगी, ताकि क्या करें, वो अपनी अपनी बिडिंग दे सकें। अब बिडिंग का मतलब यहां पर यह है कि कोई तो बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा 55 करोड़ में, तो दूसरी कंपनी कह रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है हम कर देंगे 52 करोड़ के अंदर,
और एक तीसरी कंपनी जिसने बोला कि ये रोड कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है ये हम 50 करोड़ में कर देंगे, मतलब वही जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। तो अल्टीमेटली जो ये टेंडर गया वो किसके फेवर में गया, मान लीजिएगा यहां पर हमने एग्जांपल दे रखा, कंपनी डीसी लिमिटेड के फेवर में गया, क्योंकि डीसी लिमिटेड उस प्रोजेक्ट को 50 करोड़ में करने के लिए रेडी हो गई है। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब क्या होगा, क्योंकि जनरली होता है कि ऐसे जब ये बिल्डिंग होती है, अब मान लीजिएगा इसमें से जैसे डीसी लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, डीसी लिमिटेड, ध्यान से देखिए, डीसी लिमिटेड, ठीक है, डीसी लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये सक्सेसफुल बिडर हो गई, मतलब इसने 50 करोड़ में टेंडर करने को तैयार हो गई। अब मान लीजिए इसने अप्लाई किया, ठीक है, ध्यान सुनना, ये हमारा सक्सेसफुल बिडर बन गया डीसी लिमिटेड, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, ये बैकआउट कर गया, ये बीच में टेंडर मिल भी गया और ये फिर हट गया पीछे। अब सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट को इससे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट को इससे क्या नुकसान होगा, बेटा टेंडर निकालने के लिए अरेंजमेंट किए होंगे, है ना, टेंडर निकालने के लिए जो सारा अरेंजमेंट किया होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की होंगी, उनके गवर्नमेंट पर्सनल्स को एंगेज किया गया होगा, सारा प्रोसेस फॉलो किया गया होगा, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाएगा ना। कैसे नुकसान हो जाएगा, सोचने वाली बात है कि मेरे को टेंडर मिल गया, मैंने मना कर दिया, मेरे को टेंडर नहीं चाहिए, भाई छोड़ो यार, मैं तो नहीं कर रहा टेंडर कंप्लीट। तो इस काम को सिक्योर करने के लिए, ताकि अगर कोई बैकआउट करे तो भैया बैकआउट तुम कर नहीं सकते हो, करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिड बॉन्ड भरना पड़ता है, और वो बिड बॉन्ड जो होता है एक तरीके से बैंक गारंटी के फॉर्म में होता है। तो क्या करते हैं, ध्यान सुनना, ये बिडिंग से पहले ये लोग जो कंपनीज हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये बिडिंग से पहले बिड बॉन्ड फाइल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। तो ये सारी कंपनीज, ध्यान से देखिएगा, ये सारी कंपनीज, इसने भी बैंक गारंटी 50 लाख का दिया, हमारी कंपनी बीसी प्राइवेट लिमिटेड ने भी बैंक गारंटी 50 लाख की दी है, और हमारी कंपनी डीसी लिमिटेड ने भी बैंक गारंटी दी है 50 लाख की। क्लियर एकदम। अब अगर इसमें से जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उसने बैकआउट कर लिया, तो इन दैट केस जो अमाउंट बैंक गारंटी का है वो क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, और गवर्नमेंट वो पैसा अपने पास रख लेगी। क्लियर एकदम। अब देखो, ध्यान समझो, डीसी लिमिटेड ने क्या किया बेटा, सक्सेसफुल बिडर एंड इफ इट बैक्स आउट बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड। अगर मान लीजिए इसको सक्सेसफुल बिडर हो गया और बाद में मना कर गया कि नहीं 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 सर, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला हूँ, ये प्रोजेक्ट भाड़ में जाए, मैं नहीं करूंगा, मत कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरा 50 लाख रुपए जो तूने बिड बॉन्ड भरा था ना, वो अमाउंट गया, लेकिन वो भी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी देना पड़ता है। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा हम समझते हैं, देखो दूसरा आता है एडवांस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडवांस पेमेंट। अब एडवांस पेमेंट की पहले हम बात पकड़ेंगे, देखो इस सबको नोट कर लेना बेटा, मजा आ जाएगा इसलिए कह रहे हैं। अब देखो सेकंड समझो, जब हम बोल रहे हैं यहां पर एडवांस, तो बैंक गारंटी इज गिवन अगेंस्ट द मोबिलाइजेशन एडवांस, अगेंस्ट द मोबिलाइजेशन एडवांस 10%। अभी बताता हूं क्या है, ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड विल एंड द बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से वापस एग्जांपल समझते हैं। देखो अब हमारी उसी कंपनी को जिसको प्रोजेक्ट मिल गया, देखो ध्यान से, हमारी कंपनी डीसी लिमिटेड को प्रोजेक्ट मिल गया था, ठीक है, सक्सेसफुल बिडर था, उसको प्रोजेक्ट मिल गया। वो क्या करेगा, वापस जाएगा यहां पर और क्या करेगा, वो बोलेगा सुनो गवर्नमेंट एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी आप देखो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है 50 करोड़ का, मुझे कुछ एडवांस तो दे दो, कुछ एडवांस पैसा दे दो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाई काफ़ी चीज़ें खरीदनी होती हैं, मटेरियल खरीदना है, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर भी एंगेज करनी है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमें आप क्या कीजिएगा, कुछ एडवांस दे दीजिएगा। अब बैंक गारंटी के, अब वो जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी ठीक है हम तुम्हें एडवांस दे देंगे, लेकिन हमें देखो यार एक डाउट है यार, कल को तुम ऐसा नहीं एडवांस लेके कहीं गायब हो जाओ, हम तुम्हें एडवांस दे रहे हैं, डोंट वरी, बट ध्यान रखो तुम्हें हमें उतना का ही गारंटी देना पड़ेगा। बैंक से आओ, गारंटी ले आओ, आप अपना एडवांस रखो। ध्यान सुनना, गवर्नमेंट एजेंसी एडवांस देने को तैयार है, 5 करोड़ रुपीस दे रहा है, जनरली 10 to 15 20% तक होता है ये, तो मैंने 50 करोड़ का मान लीजिएगा 5 करोड़ देने को तैयार हो गया, वो 5 करोड़ आपको दे रहा है बैंक, वो गवर्नमेंट एजेंसी दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी को डाउट है कल को तुम्हें 5 करोड़ लेके भाग ना जाओ, तो कहता है काम करो बैंक गारंटी रख जाओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे वही कह रहे हैं, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड द बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड। 5 करोड़ तुमने दे दी है, किसने दिए तुमको 5 करोड़, ध्यान से देखना, पहले तुमने अप्लाई किया गवर्नमेंट एजेंसी को ताकि एडवांस दे दो, तो बैंक यहाँ जो गवर्नमेंट एजेंसी है, ध्यान सुनना, गवर्नमेंट एजेंसी वो बोलेगी तो बैंक से गारंटी ले आओ। कितनी गारंटी ले आओ, देखो उसे बोल रखा है, यहाँ पे हमने शॉर्ट में दिखा रखा है, लिखकर ध्यान से देखना बेटा, एडवांस पेमेंट गारंटी। ये क्या करेगा, एडवांस पेमेंट गारंटी किसको दे रहा है, ध्यान से देखो, गवर्नमेंट एजेंसी को दे देगा, ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसी इसे 5 करोड़ रुपए दे देगी एज एडवांस। यहाँ देखो गवर्नमेंट एजेंसी को 5 करोड़ रुपए दे देगी
एडवांस 10% ऑफ 50 करोड़ रुपीज ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहां पर अगर इसने मान लीजिएगा क्या किया, ये पैसा लेके भाग जाता है या कुछ गड़बड़ कर देता है, तो यहां पर गवर्नमेंट एजेंसी उस बैंक गारंटी को इन्वोक करा लेगा। क्लियर एकदम। चलिए आगे देखते हैं। आगे उसके बाद आती है हमारे पास परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। अब नाम से क्लियर हो रहा है, अगर परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, इस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था रोड कंस्ट्रक्शन का, देखो इस डीसी लिमिटेड को हमने रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गवर्नमेंट एजेंसी ने। अब मान लीजिएगा इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर फुलफिल नहीं कर रहा है, अनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड वर्क करके दिया है, ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसा कि डिसाइड हुआ था वैसा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग से काम नहीं किया है, तो क्या होगी, नॉन परफॉर्मेंस। नॉन परफॉर्मेंस। अब इस केस में भी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना। अच्छा दो बात समझना, इसमें एग्जांपल समझाता हूं। देखो कब हो रहा है, अच्छा ऐसा तो होगा नहीं, मेरा कहने का मतलब समझो ना, आपको हम आपकी परफॉर्मेंस क्या होता है बेटा, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है ना, रोड कंस्ट्रक्शन 50 करोड़ का कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, ऑलराइट। तो 50 करोड़ इमीडिएट थोड़ा दे जाएंगे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, कंप्लीशन ऑफ जो प्रोजेक्ट होगा उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल जाता रहेगा, ठीक है। अब हमको डाउट ये है कि मान लीजिएगा इसने इतना काम कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने 25% वर्क कंप्लीट कर दिया, तो हम उसकी पेमेंट 25% कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि वो आगे काम ना करे, तो हम क्या कर रहे हैं, जितना वो काम करता है उतने की हम उससे बैंक गारंटी भी साथ में से ले देंगे। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट एजेंसी उसे 25 करोड़ रुपया दे रही है, तो 25 करोड़ की बैंक गारंटी ले लेगी। कल को अगर मान लीजिएगा 25% वर्क करने के बाद में वो आगे का वर्क नहीं करता है, तो यही जो बैंक गारंटी है वो इन्वोक हो जाएगी। इसे बोलेंगे नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर नॉन परफॉर्मेंस होंगी बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगा। सेम हमारे एग्जाम्पल में ध्यान समझेंगे। आइए एक बार वापस देखो ध्यान से बेटा, क्या हो रहा था, बैंक गारंटी, आइएगा, बैंक गारंटी अगेंस्ट द डिफेक्ट्स, अनफिनिश्ड और अनसप्लाइड आइटम्स। इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड। सेम हमारे एग्जांपल को फिर चलते हैं, आइए देखते हैं एक बार। आइए क्या होगा यहाँ पर, नॉन परफॉर्मेंस के बेस पे इसने 20 करोड़ रुपीस के लिए देखिएगा बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। कब बैंक गारंटी कब दे रहा है, जब उसने काम कर लिया, ठीक है। अब उसका पेमेंट भी आ रहा होगा गवर्नमेंट एजेंसी से, जितना परसेंट वो काम कर रहा है उतना परसेंट उसका काम आ रहा है, ठीक है, उसका पैसा मिलता रहा है गवर्नमेंट एजेंसी से। अब अगर यहाँ पर ये कोई काम को छोड़ देता है बीच में ही या कंप्लीट नहीं करता है, तो गवर्नमेंट उस जो कि बैंक गारंटी से लिया हुआ है उसको क्या कर देगा, इन्वोक कर देगा। तो देखो ध्यान से, ये जो 10 करोड़ की है ये दे रहा है, ठीक है, 20 करोड़ की बैंक गारंटी दे रहा है, और इसके बदले ध्यान से देखना यहां पर क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, 25% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, 25% दे दिया, 50% हो गया, 50% दे दिया, उसी के अगेंस्ट हम इससे क्या लेते रहेगी गवर्नमेंट एजेंसी, बैंक गारंटी, ताकि अगर ये पूरा काम नहीं करता है या बीच में काम छोड़ देता है तो बैंक गारंटी को इन्वोक कर लेगी। क्लियर हो रहा है मेरी बात बच्चों को, ठीक है। सर इतना कुछ आप समझाए हैं बेटा, इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी बहुत सा है। तो पहला तो एक काम कीजिए बेटा, आई होप ये ज़्यादा छोटा नहीं हुआ आप लोगों के लिए, आप अपने इसका स्क्रीनशॉट भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में नोट करना कर सकते थे। अब आप एक काम कीजिएगा, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फिर हम लोग बाद में आगे की बात कर सकें। ऑलराइट, इसे जरूर याद कीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं फटाफट से, चलिए आइएगा। अब देखिएगा एक और बात समझिएगा, ठीक है। हमने एक बात कर लिया बैंक गारंटी के अंदर कौन कौन सी तरह की बैंक गारंटी हो सकती है। अब एक यूजुअल जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रेडी कर दिया साथ में, वो ये है कि क्वेश्चन ये भी रहता है अक्सर कि सर बैंक गारंटी और सर लेटर ऑफ क्रेडिट में सर डिफरेंस नहीं समझ में आता अच्छे से। बेटा इतना ईजी है ना, ध्यान से देखो, अभी एकदम क्लियर हो गया होगा, और होप अभी क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को। देखिए लेटर ऑफ देखो याद होगा आप लोगों को, लेटर ऑफ क्रेडिट आपने पढ़ लिया अच्छे से, नहीं पढ़ा अभी तक किसी ने तो पहले एक बार एलसी जरूर पढ़ लेना, उसके बाद बैंक गारंटी पे आना, ठीक है। देखो अपलोडेड है, ध्यान से चेक कीजिएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू पे द सेलर वंस द गुड्स आर शिप्ड, ये हमने ये पढ़ा था। एलसी में क्या होता है, गुड्स एक बार शिप्ड हो गए उसके बाद में याद रखिएगा क्या ऑब्लिगेशन आता है, किसका, इशूइंग बैंक का, भैया पेमेंट कर किसका, सेलर का, एक्सपोर्टर का, राइट। एंड इस केस ऑफ बैंक गारंटी हमने पढ़ा था, अ प्रॉमिस फ्रॉम अ बैंक दैट द लायबिलिटीज ऑफ बोरोअर विल बी मेट इन द इवेंट दैट द बोरोअर डिफॉल्ट्स इन ऑन हिज ऑब्लिगेशन। अगर डिफॉल्ट होगा तब बैंक की लायबिलिटी बन गई। क्लियर एकदम। एलसी एंश्योर दैट द ट्रांजैक्शन हैपेंस एज पर द टर्म एंड कंडीशन, जैसा कि एलसी में लिखा होगा ट्रांजैक्शन वैसा ही होना चाहिए। ये एलसी के अंदर साफ होता है, मतलब बायर विल गेट हिज प्रोडक्ट एंड सेलर विल रिसीव हिज पेमेंट।
बैंक गारंटी इज काइंड ऑफ इंश्योरेंस। अब ध्यान से देख रहे हैं आप, ये इंश्योरेंस में काम कर रही है। कैसे? डिफॉल्ट कर दिया तूने तो भैया मेरा पैसा तो आएगा, मुझे चिंता नहीं है। सेलर रिस्क से फ्री है क्योंकि सेलर को पता है बैंक गारंटी उसके हाथ में है। अगर कोई डिफॉल्ट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, मुझे पता है मेरा पैसा मिलेगा रे। क्लियर? सो बैंक गारंटी कैसे काम करती है? काइंड ऑफ इंश्योरेंस टू रिड्यूस द रिस्क of loss and if the transaction does not happen as per the term and condition। अगर of course as per the term and condition मतलब अगर वो ट्रांजेक्शन कैसे नहीं किया उसने, बायर ने उसकी पेमेंट्स नहीं करी। Now mainly use of course LC ज्यादातर यूज होती है इंटरनेशनल ट्रेड्स में, when the buyer and seller do not know each other। जनरली LC जब भी होती है, ठीक है। यहाँ का बात ये यूज होती है ट्रेडिंग एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। अगर इंटरनेशनल अब डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है तब भी, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तब भी, दोनों जगह पे बैंक गारंटी यूज होता है, ठीक है। एक मैं यहाँ सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बैंक गारंटी के केस में आपको याद होगा जब पीएनबी के जो घोटाले सामने आए थे निकल के, ठीक है, तो अक्सर वहां पर ये पता लगा था कि बैंक पीएनबी ने भी कई जगह बैंक गारंटी, पीएनबी को कोई बैंक से गारंटी दे रखी है, जो कि वो और बैंक्स भी उस ट्रैप में फंस गए थे। तो अराउंड 10 to 12,000 करोड़ के आसपास का वो डिफॉल्ट सामने निकल के आ रहा था। एनीवेज मैं उसमें बाद में कभी जाके और समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि थोड़ी कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी हो जाए कि बैंक गारंटी देते वक्त भी बहुत ध्यान रखता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करता है कि भैया ये बंदा पेमेंट कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, एनीवेज देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ सिमिलर पॉइंट्स भी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रख दिए ताकि कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। बीजी और एलसी बोथ रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क। आपने देखा होगा दोनों केसेस में ये क्या करती है, फाइनेंशियल रिस्क को कम करती हैं। एंड द बैंक विल असेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बायर बिफोर इशूइंग बीजी एंड एलसी। मतलब बैंक गारंटी एंड एलसी से पहले बायर की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करेगी कि ठीक है भैया इसका रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। एंड इशूड अगेंस्ट द कोलैटरल एंड द बैंक चार्ज फीस फॉर बोथ बीजी एंड एलसी। इनमें ये सिमिलरिटी है, दोनों ही फाइनेंशियल रिस्क को कम करती हैं, ठीक है। दोनों के केस में क्रेडिट अप्रेजल होता है, उसका न्यूमेरिकल याद रखना नेक्स्ट सेक्शन में होने वाला है, छोड़ मत देना भूल के भी। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है एग्जाम में। ऑलराइट, वो कराने वाले हूं मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में। ऑलराइट, सो यहां सुनिएगा, दोनों में पास क्या है, दोनों फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करती हैं। दोनों के केसेस में क्रेडिट वर्थीनेस को अप्रेजल किया जाता है, किसके, जो हमारा बायर है। दोनों ही कोलैटरल के अगेंस्ट मिलती हैं, जैसे कि एफडी और मैंने बैंक यहाँ पे बोला बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं के ऊपर कंसिडर करते हैं। एंड इसके अलावा हमने देखा कि दोनों की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, दोनों केसेस में बैंक फीस चार्ज करता है। ऑलराइट, आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे बच्चों को, और कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो NRK9 का व्हाट्सएप पे आपको जो नंबर हो रहे हैं ना, इन पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, पूछते रहते ही पूछते रहेगा और एंजॉय करते रहेगा। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से टेस्ट सीरीज के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ऑलराइट, और कोई नया स्टूडेंट है तो वो याद रखिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से वापस से फ्रेश टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।